सभी का आज के इस सेशन में। आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू क्या है? बेसिकली चैप्टर की पूरी समरी होती है। चैप्टर को याद करने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूं मैं तुम्हें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को, कि चैप्टर में एक पूरी स्टोरी लाइन है और एक चैप्टर में पूरी की पूरी क्या चल रही होती है? थीम चल रही होती है, आइडियाज चल रहे होते हैं, आइडियोलॉजीज चल रही होती है। तो नेशनलिज्म इन यूरोप है ना, ऐसी कहानी नहीं है कि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि एक राजा था, राजा के दो बच्चे थे, राजा एक दिन शिकार पे गया, राजा को शेर ने मार दिया, एक बच्चा राजा बन गया, दूसरे बच्चे ने लड़ाई करी, दूसरा बच्चा गंदा था, दूसरा बच्चा हार गया, पहला बच्चा जीत गया, कहानी खत्म, पैसे हजम। तो ये सीधी कहानी थी। तो चैप्टर ऐसा सीधी कहानी की तरह नहीं है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बीच बीच में क्या हो रहा है? एक राजा था, राजा बहुत ही अच्छा आदमी था, राजा भगवान में विश्वास करता था। भगवान क्या होते हैं? भगवान वो है जो दुनिया को चला रहे हैं, भगवान वो है एक परम शक्ति जो पूरी दुनिया में हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? एक क्या बोल सकते हैं ना, खेल रच रहे हैं, माया चल रही है। एक राजा था, राजा के दो बेटे थे, तो राजा के जो दो बेटे थे, दोनों बेटे में से एक बेटा धार्मिक था। धार्मिक होना क्या होता है? यानी कि भगवान में विश्वास रखना होता है। तो अब क्या हो रहा है इस कहानी में? ये लीनियर कहानी नहीं चल रही है। राजा था और राजा के बारे में फिर बता दिया कि राजा धार्मिक व्यक्ति था, कैसा था, क्या था। तो अब दोनों कहानी में तुम्हें डिफरेंस समझ आया? एक सीधी कहानी होती है, एक कहानी के अंदर क्या होता है? आइडियाज, आइडियोलॉजीज, थीम्स होती है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर भी कुछ सेकंड टाइप की कहानी जैसे ही है। कैसे? तो आप चैप्टर जैसे शुरू करते हैं कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो अगर आप देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, है ना? ध्यान है, 9th में पढ़ा था। तो वो 1789 से चैप्टर आपका चलेगा कहां तक? चैप्टर चलता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1914 में शुरू होता है। लास्ट टॉपिक जो है ना, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में क्या होता है पता है? अलग अलग चीजें होती है यूरोप में। यूरोप कोई कंट्री थोड़ी ना है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है। तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग चीजें चलती है और उस अलग अलग चीजों के बीच में क्या होता है ना, अलग अलग थीम्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, आइडियोलॉजीज आती है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग थीम्स क्या आती है कि हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, नेपोलियन एंड द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो अब आपको पता चलेगा क्या कि जब नेपोलियन का राइज एंड फॉल हो रहा था तो उसके बाद में क्या होता है? सोसाइटी जो है तो उसमें एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी। तो अब एरिस्टोक्रेट्स कौन है, मिडिल क्लास कौन है? तो उनका कहानी से कोई लेना देना नहीं है। जो क्रोनोलॉजी चलेगी ना कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में नेपोलियन पावर में आता है, नेपोलिक वॉर्स होती है, 1804 में सिविल कोड लाता है, 1815 में हारता है, 1815 में हारने के बाद में फिर क्या कंजर्वेटिव्स पावर में जाते हैं, कंजर्वेटिव्स 1830 तक रहते हैं, फिर 1830 के बाद में 1830 से 1848 तक एज ऑफ रेवोल्यूशन रहता है। 1848 के बाद में फिर क्या यूनिफिकेशन चालू होते हैं। तो यूनिफिकेशन में 1861 में क्या बोलते हैं इसका, इटली का यूनिफिकेशन, 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन, इस तरह से यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रही होती है। फिर उसके बाद में आप जैसे देखते हैं तो नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में जो टेंशन डेवलप होती है, ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, एट द एंड 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो ये क्या था? ये पूरी स्टोरी थी। लेकिन इस पूरी स्टोरी में बीच बीच में क्या होता है ना, आइडियाज आएंगे, आइडियोलॉजीज आएगी, थीम्स आएंगी। तो अपने को उस तरह से चैप्टर को ध्यान रखना है। समझ गए? अपने को उस तरह से चैप्टर को ध्यान रखना है। सब दिखाऊंगा बेटा, पिकाचू, चिकारा, अपने जू में आपका स्वागत है। नागराज से मिलो तुम? लो नागराज से मिला दो तुम्हें, ये लो, ले नागराज से मिले। नागराज भी हमारी क्लास में, नागराज ऐसे लेटे रहते हैं बस जमीन पे। नागराज के बाद में छिपकली देवी से मिलना है क्या तुम्हें? अरे ये लो, हैव दिस। छिपकली देवी भी पढ़े हैं ये आज। दिगराज सर की क्लास है, जू है, ऐसा बोल रहे थे बच्चे एक दिन। तो नोट्स लिखना होंगे क्या? नहीं नहीं, तुम अभी क्या करो, ये पीडीएफ में दे ही दूंगा, तुम अभी सिर्फ फ्लो समझते चलो। नटराज नहीं होता है, नागराज होता है, नटराज। चलो, आज निशाना नहीं लगाया सर, निशाना लगाऊंगा मैं। नर्मदा जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। जो बच्चे मध्य प्रदेश से बाहर है वो नहीं जानते होंगे नर्मदा जयंती क्या है, लेकिन मतलब जानते भी होंगे, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। नर्मदा जयंती जो है बेसिकली, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है रिवर नर्मदा, ठीक है। तो नमामि देवी नर्मदे करते हुए वो पूरे मध्य प्रदेश को एक तरह से वो करती है, सिंचित करती है। मध्य प्रदेश में वहीं से आता है पानी, है ना? क्लियर है? चलो, तो ये पूरा का पूरा फ्लो है। तो अब जैसे अपन चैप्टर शुरू करें तो चैप्टर शुरू होता है पहले भी कहां से? एक पेंटिंग से। किसकी पेंटिंग से शुरू होता है? फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग से शुरू होता है। फ्रेडरिक सूरियो ने उस पेंटिंग के थ्रू बताया कि
ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे देश एक एक करके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे फोरग्राउंड में टूटे मुटे मुकुट पड़े हैं, जो दर्शाता है कि रॉयल पावर जो थी, मोनार्क वगैरह, उनका क्या बोल सकते हैं ना, उनका एक तरह से सब खत्म हो चुका है और पीपल आर मार्चिंग टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स जो है वो रखा है, ठीक है, लोगों के अधिकार रखे हैं, और एक लंबी लाइन बनी है, वर्ल्ड इज मार्चिंग टुवर्ड उधर, क्या बोल सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये पिक्चर ये दर्शाती है क्या, कि कैसे कंट्रीज जो है धीरे धीरे नेशन स्टेट बन रहे हैं। नेशन स्टेट बनना मतलब क्या होता है कि अब वो कंट्री बन रहे हैं, अब वो राजाओं के अंडर में एम्पायर के फॉर्म में नहीं है, उन्होंने अपनी फिक्स टेरिटरी बना ली, अपने लोग बना लिए, और ऐसे कंट्री कैसे डेमोक्रेटिक होते जा रही। तो वो फ्रेडरिक सूरियो की एक पेंटिंग है, उस पर एक आध नंबर में क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच आर्टिस्ट कौन थे, फ्रेडरिक सूरियो थे, और ये सारा सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब चैप्टर फिर शुरू होता है आपका मेन स्टोरी लाइन फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 1789 में क्या होता है ना, एक मेजर शिफ्ट, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है कि पहली बार जनता राजा से पावर छुड़ा के अपने हाथ में लेती है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कि राजा के हाथ से पावर छुड़ा के जनता के पास आती पावर, है ना। तो अब क्या है कि ये जो शिफ्ट था, इस शिफ्ट ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये एक मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया था कि चेंज इज पॉसिबल, परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन 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 अब क्या है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 10 लोगों को इकट्ठा कर दिया, बोल दिया कि खेलो, एक टीम बना लो तुम, तो वो सिर्फ एक साथ छोड़ देने से टीम नहीं बना लेंगे, उनको आपको एक जैसी टी शर्ट्स पहनाना पड़ेगी, एक जैसी जर्सी डालना पड़ेगी उनके, ठीक है। उनको आप, हो सकता है कि उनको आप क्या करो, एक जैसे बैंड्स पहना दो, हो सकता है उनको आप क्या करो, एक जगह पे रखो ताकि उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, है ना, एक ही हॉस्टल में रख दो। तो वैसे ही फ्रांस ने क्या करा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू 1789 में राजा को हटा के पावर जनता ने अपने पास तो ले ली, लेकिन वो जनता आपस में कैसे यूनाइट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको टीकी बिंदी चंदन लगा दो, ठीक है, चांद सितारे फूल और सम्मन कर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक और, जैसे कल बताए थे ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में के बाद में लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई, ठीक है। तो हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट अ न्यू सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अमंग द पीपल, ठीक है। व्हाट वर द वेरियस चेंजेस ब्रॉट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू यूनाइट द पीपल ऑफ फ्रांस। किसी भी तरह से सवाल आ जाए, क्योंकि सवाल क्या होता है मेरे दोस्त, सवाल होता है बहरूपिया, तो वो ध्यान रखना है आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे लोगों के अंदर यूनिटी आई है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में आपको देखने को मिल रहा है कि उसमें जो क्वेश्चन बन के आता है वो ये वाला क्वेश्चन बन के आता है। अब यहां से कनेक्ट करो, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जब आपको देखने को मिलता है कि लोगों के पास पावर आ गई, नेशनल असेंबली के पास पावर आ गई, तो उस नेशनल असेंबली को भी धीरे से कौन हटाता है, नेशनल असेंबली को हटा के नेपोलियन अपने पास पावर लाता है। नेपोलियन का राइज क्या है, तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलिक वॉर्स स्टार्ट करता है। वो नेशनल असेंबली थोड़ी सी अनस्टेबल रहती है, तो उस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए वो अपने आप को पावर में लाता है। एक मिलिट्री डिक्टेटर जो था वो अपने आप को स्टैब्लिश करता है, मोनार्क बनाता है नेपोलियन फ्रांस का। नेपोलिक वॉर्स चलती है, नेपोलिक वॉर्स चलने के बाद में नेपोलियन जब फ्रांस पे कंसोलिडेट कर लेता है तो वो यूरोप के दूसरी कंट्री में जाता है, और फिर क्या होता है ना, एक मॉरल बर्डन ले लेता है वो अपने ऊपर, कि जैसे हमने फ्रांस में रेवोल्यूशन लाए हैं, फ्रांस में राजा को हटाया था ना, तो वैसे अब क्या करेंगे, पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज करना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रांस कि फ्रांस अलग अलग जगह जाए और सब जगह जाके राजाओं को हटाए। तो शुरुआत में लोगों ने ना नेपोलियन को बहुत वेलकम किया कि नेपोलियन आएगा, हमारे राजा को मारेगा, और हमारा राजा जब हट जाएगा तो हमारी कंट्री में भी वो मॉडर्न चेंजेस आएंगे जो मॉडर्न चेंजेस फ्रांस में आ रहे हैं। तो लोग खुश थे, और इसी के चलते क्या है कि नेपोलियन को लोगों ने मतलब एक तरह से वेलकम किया। और नेपोलियन जब पावर में आया भी ना, तो नेपोलियन पावर में आके कुछ अच्छी चीजें भी करी है। जैसे नेपोलियन ने सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया। अब सुनो मेरी बात, क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के जो टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक आपका सिविल कोड ऑफ 1804 है, चांद सितारे फूल और शबनम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिविल कोड पे भी सीधे क्वेश्चन आता है। कहानी समझ में आ रही है? तो नेपोलियन, अभी कहानी चल रही है बस, 1789 हो गया, 1789 के बाद में इसे देखोगे तो 1795 के बाद से नेपोलियन ने लड़ना शुरू किया। 1804 आते आते नेपोलियन अपनी प्राइम पे था, पीक पे था, तो 1804 में वो सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है। अब ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, इसी को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। यहां तक कहानी क्लियर हो रही ना, कि नेपोलियन कैसे पावर में आया, नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बाद में जिन लोगों ने नेपोलियन को वेलकम किया उन्हीं लोगों ने नेपोलियन को हराया या हटाया। यहां तक कहानी हो गई अपनी। अब क्या देखो, अब है ना, कहानी अपनी 1789 से चालू हुई थी। एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं तुम्हें, तो थोड़ा आसान रहेगा रिकॉल करना। 89 फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहानी आगे बढ़ती, नेपोलियन पावर में आता है। नेपोलियन 1804 में क्या करता है अपना, 1804 में नेपोलिक सिविल कोड जो है, कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस करता है। रिकॉल करते चलना, रिकैप करते चलना, ऐसे तुम्हें बनना चाहिए,
ठीक। अब लेकिन क्या होता है कि नेपोलियन हारेगा भी तो सही। कब हार जाता है पता है? नेपोलियन जाता है, मतलब खत्म होता है नेपोलियन का काम। तो नेपोलियन का काम खत्म होता है 1815 में। 1815 में नेपोलियन की फील्डिंग सेट है कि फॉल ऑफ नेपोलियन एंड राइज ऑफ कंजर्वेटिव्स। नेपोलियन जाएगा और कंजर्वेटिव्स जो है वो पावर में आएंगे। अब कैसे पावर में आएंगे कंजर्वेटिव्स, कौन होते हैं? 2-3 सारे सवाल आ गए आपके। तो अपन अभी 1804 पे गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है इसी बीच में। आप जैसे देखोगे ना, तो जब यूरोप में सारे चेंजेस हो रहे थे, तो यूरोप में आपको ये समझना होगा कि यूरोप कोई कंट्री नहीं है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है ना। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है कि यूरोप कोई एक देश नहीं है, जैसे इंडिया एक देश है और एशिया एक कॉन्टिनेंट है। तो आप कॉन्टिनेंट के अंदर नेशनलिज्म कैसे ला सकते हो भाई? ऐसा होता है क्या कि हम एशिया के लोग हैं? नहीं, इंडिया के लोग हैं, वो काफी इंडिया के लिए नेशनलिज्म है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, इतना ही बचा है। मैं अगर सही बताऊं ना तुम्हें नेशनलिज्म, तो बहुत फैक्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझना मेरी बात को। कल 26 जनवरी है, तुम सबने फील किया होगा क्या कि वी फील नेशनलिज्म एज एवरीथिंग विच गिव्स अस द गूज़बम्प। हर वो चीज जो हमें गूज़बम्प दे देती ना, हम उसको नेशनलिज्म मानने लगते हैं। उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक। हर वो चीज जो हमें गूज़बम्प देती है, अगर कोई एक बहुत अच्छा सीन है मूवी का जिसमें एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है, तो वो हमें नेशनलिज्म की फीलिंग दे रहा है। लेकिन अगर वो बंद हो जाता है तो हमें क्या फील होता है अचानक से कि यार, मतलब एक सिंपल एग्जांपल है, तुम 2 मिनट के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर लेना उस वीडियो में जो एक पेट्रियोटिक सॉन्ग चल रहा होगा, तो जहां गूज़बम्प आना बंद हुए तो वहां नेशनलिज्म खत्म हो गया। हमारा नेशनलिज्म तब नहीं जागता है जब हम देख रहे हैं कि करप्शन हो रहा है। हमारा नेशनलिज्म तब नहीं जागता है जब हमें पता चलता है कि लोग क्या कर रहे हैं, रेपिस्ट हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, उनको सब मिल जाता है। हमारा नेशनलिज्म तब नहीं जागता जब हम देखते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे के बावजूद क्या रोड की व्यवस्था इतनी खराब है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पानी में गाड़ी मिल जाती है, तो 1 घंटे तक, 80 मिनट तक वो आदमी तड़पता रहता है, लेकिन उसके लिए मदद नहीं आती है। नहीं, नेशनलिज्म वहां जरूर जाग जाएगा जब हम एक रील देख लेंगे स्क्रॉल करते करते जिसमें अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है। तो समझना इस चीज को, गूज़बम्प्स आर नॉट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज अबाउट रेजिंग द वॉइस ऑन द रियल इश्यूज, जो सच में समस्या है उन पे आवाज उठाना नेशनलिज्म होता है। आशा करता हूं कल 26 जनवरी है, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, तो तुम्हें यह एहसास हो कि हम गणतंत्र है, हमने एक संविधान बनाया है, तो हमने एक देश का एक सिस्टम चलाने के लिए प्रयास किए थे आज से कई सालों पहले। तो वो प्रयास व्यर्थ ना जाए। वो सिस्टम तब चलेगा जब आप और हम जागरूक होंगे, सिर्फ रील पर या सोशल मीडिया पर नहीं, हकीकत में। समझे? चलो, तो यहां तक कहानी आ गई है। अब आगे क्या बता रहा था तुम्हें मैं? हाँ, ये यहां कैसे पहुंच गए लेकिन हम। तो अब केस क्या है कि जैसे यूरोप जो ना, यूरोप कोई कंट्री नहीं है, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आएगी? तो कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग लोग हैं। तो अलग अलग लोग जो थे ना, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले, जैसे उन्होंने जर्मनी बनाने का प्रयास किया, समझ में आया? वैसे अगर आप देखोगे तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों ने फ्रांस बनाने का प्रयास किया, पॉलिश लैंग्वेज बोलने वालों ने पोलैंड बनाने का प्रयास किया। तो जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला टॉपिक है, उसमें फिर अगला टॉपिक आता है क्या? दी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म की फीलिंग वाज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द सोसाइटी। समझ रहे हो? ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म की फीलिंग सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं उनसे जुड़ी हुई है। समझे? आते तो सोसाइटी में उस समय पे एक कम्युनिटी थी एरिस्टोक्रेट्स की। एरिस्टोक्रेट्स कौन लोग हैं? वो लोग जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, मतलब जो राजा महाराजा के रिश्तेदार, ताऊ, जीजा, फूफा, मौसा, वो लोग हैं जिनके पास में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, जिनके पास में बड़े बड़े मैंशंस है, लैंड्स हैं, फील्ड्स हैं। ठीक है? जो क्या करते हैं, जो आपको देखने को मिलता है कि डिप्लोमेसी के पर्पज से फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ऑफन दे वर कनेक्टेड बाय द मैरिटल टाइज। शादियां वो आपस में ही करते थे, आपस में मतलब कि उनके ही क्लास के लोगों के बीच में शादी करते थे वो। ठीक है? तो कैसे उस समय पे जो बदलाव आ रहे थे, उन बदलाव में समाज के अलग अलग हिस्सों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है? ये बता रहा था मैं तुम्हें। तो एरिस्टोक्रेट्स बता दिए थे मैंने आपको, जो रूलिंग क्लास से एसोसिएटेड लोग थे वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाए। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो रूलिंग क्लास से एसोसिएटेड लोग एरिस्टोक्रेट्स थे। एट द सेम टाइम उन्हीं के पैरेलल देखो, एरिस्टोक्रेट्स ना प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे सोसाइटी में। क्या प्रिविलेजेस? कि उनके लोग राजा महाराजा थे, राजा महाराजा के जो परिचित लोग होते थे वो लोग थे, तो उनके पास जमीनें होती थी बहुत ज्यादा, उनके पास में बड़े बड़े घर होते थे, नौकर चाकर होते थे, उनके आगे लोग मेमोरियल ड्यूज पे करते थे। ठीक है? ये पैरेलल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको तारीख पे देखोगे कि किस तारीख को एरिस्टोक्रेट्स थे सोसाइटी में। तो सोसाइटी में उस समय पे रूलिंग क्लास के लोग थे एरिस्टोक्रेट्स, लेकिन
इन्हीं के पैरेलल एक नई क्लास इमर्ज हो रही थी, और वो जो नई क्लास इमर्ज हो रही थी वो नई क्लास कौन थी? मिडिल क्लास। ठीक है, एक नई क्लास जो इमर्ज हो रही थी वो थी मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास के लोग जो थे ना, इनका भी अपने आप में एक वर्चस्व था। क्यों? कहां से आई ये मिडिल क्लास? तो देखो, जो पुअर थर्ड स्टेट के लोग थे, ध्यान है तुम्हें, 9th में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट के लोगों के पास में उतना अधिकार नहीं थे, उतने राइट्स नहीं थे, उतना पैसा नहीं था, तो आवाज नहीं उठा सकते थे। लेकिन 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 जो मिडिल क्लास थे ना, ये गरीब भी नहीं है और एरिस्टोक्रेट भी नहीं है, बीच में थे। बीच में कैसे आ गए सर ये? ठीक है, आसमान से टपके खजूर में लटक गए क्या? नहीं, ये बीच में ऐसे आए कि जब कुछ गरीब लोगों ने, कुछ जो थर्ड स्टेट के पुअर पीपल जो थे, उन लोगों ने जब ट्रेड ब्रेड करना शुरू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, तो जिनने इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास में आया पैसा, और उस पैसे से उन्होंने शिक्षा ली। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। तो जब मिडिल क्लास के लोगों ने शिक्षा वगैरह ली ना, तो उन्हें समझ में आया कि ये जबरन सूट बूट पहन के हीरो बन के घूम रहे हैं। वाई दे आर एंजॉइंग प्रिविलेजेस बाय बर्थ? ऐसा क्या खास है मिडिल एरिस्टोक्रेट्स में जो मिडिल क्लास में नहीं है? उनके भी 2 कान है, 1 नाक है, 2 आंख है ना? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। देन व्हाई दे आर एंजॉइंग प्रिविलेजेस? तो मिडिल क्लास के लोग वो थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में दोज हु एक्वायर्ड अ प्रपोर्शन ऑफ वेल्थ, और उस वेल्थ से उन्होंने शिक्षा ली, और जब शिक्षा ली तो उनके बीच में रैशनल आया, उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि एरिस्टोक्रेट्स कौन है। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स कौन है, समझ में आया? तो ये मतलब उन्होंने मिडिल क्लास में बोला कि एरिस्टोक्रेट्स क्यों प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो मैंने तुम्हें बताया, जैसे कहानी एक तरफ चल रही है, उस कहानी के पैरेलल में क्या चल रहे हैं? थीम्स चल रहे हैं, आइडियाज चल रहे हैं कि सोसाइटी कैसी थी। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, तो मिडिल क्लास के लोग जो थे वो इस आइडियोलॉजी में बहुत विश्वास रखते थे, और ये आइडियोलॉजी कौन सी है? ये आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। अब अगेन मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, जैसे 2 टॉपिक में मैंने टिकी बिंदी चंदन लगवाए ना, तो वैसे ही एक और टॉपिक कौन सा है? वैसे ही एक और टॉपिक है आपका टिकी बिंदी चंदन वाला, ठीक है, चांद सितारे फूल और शबनम वाला, वो टॉपिक है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है समझना, बहुत अच्छे समझना, लिबरलिज्म पे क्वेश्चन आता है। क्लियर है? ये अभी कहानी 15 तक नहीं आई ना, मैं तुम्हें इसी के पैरेलल बता रहा हूं, मैं तुम्हें इसी के पैरेलल बता रहा हूं। तो इसी के और इसी के पैरेलल सोसाइटी में एरिस्टोक्रेट्स एंड लिबरल वो थे, कह सकते हैं मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है, इसी के पैरेलल सोसाइटी में मिडिल क्लास के लोग थे और एरिस्टोक्रेट्स थे। अब ये मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, तो मिडिल क्लास के लोग जो थे, तो दे बिलीव्ड इन वन आइडिया, एंड दैट आइडिया इज आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। ध्यान रहेगा, दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। कहानी समझ में आ रही है तुम्हें? तो ये स्टोरी एक अलग चल रही है, स्टोरी के पैरेलल आपको देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी कैसी थी। मैंने बताया ना कि एक राजा था, राजा के 2 बच्चे थे, तो राजा के 2 बच्चे, एक बच्चा मर गया, तो कहानी अलग चल रही है। लेकिन राजा जो था बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, तो जो थीम है वो अलग चल रही है। अब लिबरलिज्म क्या है? तो जहां आईइज्म लगा रहे ना जिस वर्ड के पीछे, बेफिक्र होकर, आईइज्म का मतलब क्या हो जाता है? आइडियोलॉजी। तो लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री, आजाद। ठीक है, किसी को आजाद छोड़ दिया, मतलब आप क्या कहोगे कि लैटिन वर्ड है लिबर, लिबर का मतलब होता है फ्री, फ्रीडम। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी इज डिराइव्ड, या फिर कह सकते हैं लिबरलिज्म आइडियोलॉजी इज गिवन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों ने पढ़ा लिखा, तो उन्हें समझ में आया कि व्हाई शुड एरिस्टोक्रेट्स हैव ऑल द फन। आजादी होना चाहिए ना, हर चीज की आजादी होना चाहिए। कैसे? कि हम अपनी सरकार खुद चुन सके, ठीक है, हर चीज की आजादी होना चाहिए। तो हमें ट्रेड करने की आजादी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड से ही तो मिडिल क्लास बनी थी। अब समझ में आ रही मेरी बात? तो लिबरलिज्म क्या है? एक थीम है इस स्टोरी की, जिसमें आपको समझ में आ रहा है क्या कि लिबरलिज्म इज द थीम ऑफ द स्टोरी, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जहां पे लोग फ्रीडम की बात करते हैं। अब फ्रीडम किस कंटेक्स्ट में चाहिए, इनको फ्रीडम क्यों चाहिए, कैसी फ्रीडम चाहिए? तो अगर फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम 2 मायने में मांगते हैं। लिबरलिज्म के चलते ये मिडिल क्लास ने लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, ठीक है, मिडिल क्लास ने लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया। और लिबरलिज्म इज बेस्ड ऑन 2 फ्रंट्स। कौन कौन से? एक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म और एक है इकोनॉमिक लिबरलिज्म, है ना? यहां तक समझ आया? तो लिबरलिज्म के 2 मायने हैं। एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम चलना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो पॉलिटिकली मिडिल क्लास का व्यक्ति क्या चाहता था कि सारी चीजें इक्वल हो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, रिस्पेक्ट हो, ये सारा सब कुछ हो। अब तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब कि पॉलिटिकली देयर शुड बी गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोग वोट दें,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और पावर्स जो होना चाहिए वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, लोगों के पास में वोटिंग राइट्स वगैरह होना चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स थे ना, ये हिपोक्रेट भी थे। हिपोक्रेट मतलब क्या, कहते कुछ थे करते कुछ थे। अब ये बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो सबको वोटिंग राइट सबको नहीं देना चाहते थे, सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी हो ना उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो इक्वल वोटिंग राइट की बात नहीं करते थे। तो हम क्या बोल सकते थे कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, ठीक है, डेमोक्रेट्स नहीं थे। फिर दूसरी चीज क्या है कि लिबरलिज्म को इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर समझोगे ना, तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी पीपल शुड बी फ्री टू ट्रेड एंड स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार जो है ना किसी प्रकार से रोक टोक ना लगाए लोगों को ट्रेड करने में, लोग फ्रीली ट्रेड कर पाए, क्योंकि मिडिल क्लास बनी ही ट्रेड से थी। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस वगैरह की बात करी, ऐसे ट्रेड यूनियंस बनाए, जैसे कि ज़ोल्वरिन एक ट्रेड यूनियन था, एक ट्रेड यूनियन, एक कस्टम यूनियन था। ज़ोल्वरिन पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, क्या था ज़ोल्वरिन? तो जर्मन मतलब प्रूशियन इनिशिएटिव पे एक ट्रेड यूनियन बनाया गया, जिसमें नंबर ऑफ करेंसीज जो अलग अलग जगह थी ना, जैसे मान लो पहले ये इतनी बड़ी जगह थी, इसमें अलग 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 टेरिटरीज थी, तो यहां अलग करेंसी चलती है, यहां अलग करेंसी, यहां अलग करेंसी, यहां अलग करेंसी, यहां अलग करेंसी। तो अब कोई भी ट्रेड करने जाएगा तो उसको कितने सारा पैसा कैरी करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के नोट कैरी करना पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि आप क्या करोगे कि अगर एक ही ट्रेड यूनियन बना दोगे और बोल दोगे यहां से वहां तक कोई ट्रेड नहीं लगेगा, सीधे पूरी पूरी टेरिटरी में एक ही करेंसी चलेगी या दो ही करेंसी चलेगी, ठीक है, आपको आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा अंदर ही अंदर। तो इससे क्या होगा ना, ट्रेडिंग और बढ़ेगी, ठीक है, ट्रेड बढ़ेगा, इससे व्यापार बढ़ेगा। और तो ज़ोल्वरिन ऐसा ही एक इनिशिएटिव था प्रूशिया के द्वारा, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, सारे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह रिमूव कर दिए थे, नंबर ऑफ करेंसीज जो है 30 से 2 कर दी थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए थे। तो ये ज़ोल्वरिन का मजा था, ठीक है। दिस वाज दी कह सकते हैं कि दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज़ोल्वरिन, ठीक है। तो समझ में आ रही मेरी बात? लिबरलिज्म क्लियर हुआ? तो अब ये आइडियोलॉजी चल रही है। तो जैसे आपको समझ में आया कि अरिस्टोक्रेट्स मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म। अब क्या आता है, वापस कहानी पे आओ अपनी, तो कहानी पे आओ वापस अपनी। तो कहानी में क्या हो रहा है, कहानी में जैसे आप देखोगे तो नेपोलियन पावर में आ गया था, लेकिन अब ये नेपोलियन हारता भी है 1815 में। कौन हराएगा नेपोलियन को? सर नेपोलियन तो माइटी था, पावरफुल था। तो नेपोलियन को हराने वाला कौन था भाई साहब? नेपोलियन को हराने वाला, जैसे अगर हम देखेंगे तो नेपोलियन को हराने वाला आपको देखने को मिलता है कि ये न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 वाला टॉपिक है, इसमें पता चलता है आपको कि नेपोलियन अलग अलग जाके अलग अलग कंट्रीज में जाके हमला करके वहां के राजाओं को हटा रहा था। तो 5 कंट्री के राजा, 4 कंट्री के राजा एक साथ मिलते हैं। और कौन सी 4 कंट्री थी? परब नेशन, PRAB। तुम्हारी क्लास में परब है क्या? तो वही परब को ध्यान रखना है। वही परब ने हराया था किसको? परब ने हराया था नेपोलियन को। तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। PRAB, प्रूशिया, ठीक है, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों देशों के राजाओं ने मिलके, ठीक है, अब राजा बोल रहा हूं मैं, तो एक शब्द यहां पे निकल के आ रहा है, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिज्म मतलब क्या है कि जब 1789 के बाद में फ्रांस का राजा हार गया, नेपोलियन पावर में आ गया, नेपोलियन ने अलग अलग जगह, दूसरी जगह जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में जा जाके राजाओं को हरा रहा था, तो कुछ राजाओं ने एक ग्रुप बनाए, कार्टल बनाई, एक गैंग बनाई। और वो राजा कौन थे? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन के। तो ये जो रूलिंग क्लास के लोग थे, इन्हें कंजर्वेटिव्स कहा जाएगा। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? तो दोज हु बिलीव्ड इन दी ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, राजाशाही परिवार के लोग जो पुराने तरीके से ही रूल करना चाहते हैं, जो किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, वो कंजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये कंजर्वेटिव्स जो है ना, ये कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ये कंजर्वेटिव्स बड़े खुन्नस लेके बैठे थे कि नेपोलियन तेरी तो फील्डिंग सेट कर देंगे, तू एक बार मिल जा बस। और उन्होंने नेपोलियन को घेर लिया। कब घेरा नेपोलियन को? उन्होंने 1815 में घेरा नेपोलियन को। अपन यहां लिखा भी है कि 1815 में फॉल ऑफ नेपोलियन होगा। और नेपोलियन को हराने वाले कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स कौन कहलाएंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन कंट्री के जो रूलर्स थे, इन रूलर्स ने मिलकर क्या करा? नेपोलियन को हराया। अब देखो, पावर के बारे में सबसे अच्छी और सबसे गंदी चीज यही है कि पावर है ना, हमेशा डोमिनेट करना चाहती है। मतलब वो ये ना कि जब तक डोमिनेट नहीं करोगे, हाउ विल यू शो योर पावर? फाइन। और वैसे ही क्या है कि पावर है तो आप डोमिनेट करना चाहोगे ही चाहोगे। और वही चीज यहां पे होती है। प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो यहां क्या होता है, ये पर्ब नेशंस जो हैं, तो ये पर्ब नेशंस जो थे, मतलब कंजर्वेटिव्स जो थे हम कह सकते हैं, तो इन कंजर्वेटिव्स ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। 1815 में नेपोलियन का चैप्टर क्लोज हो गया। अब नेपोलियन को हराने के बाद में पूरे यूरोप में वापस से एक तरह से कह सकते हो ना कि साया छा गया। किसका? कंजर्वेटिव्स का। पुराने राजा राजवाड़ों का वो छा गया। क्यों? क्योंकि जब ये कुछ राजा पावर में आए तो उन्होंने देखा कि यार मेरा दोस्त जो हार गया था उसको वापस पावर में लाता हूं मैं, मेरा दोस्त जो हार गया था उसको वापस पावर में लाता हूं। तो जैसे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक संधि साइन करी, एक ट्रीटी साइन करी, एक एग्रीमेंट साइन करा।
ठीक है, एक ट्रीटी एक एग्रीमेंट साइन करा। तो ध्यान रखना यहाँ पे, इन्होंने जब पावर में आने के बाद में एक ट्रीटी और एक एग्रीमेंट साइन करा, तो 1815 में एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चांद सितारे फूल और शबनम वाला टॉपिक हो गया। समझ में आ गया? क्या हुआ कि राजाओं ने मिलके, कंजर्वेटिव्स ने मिलके नेपोलियन को हराया। नेपोलियन को हराने के बाद में आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन देयर वाज कंजर्वेटिव रिजीम इन द यूरोप एंड दीज कंजर्वेटिव्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर अगेन इन द यूरोप। और जब उन्होंने फिर से अपनी पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश करी तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा। उस एग्रीमेंट का नाम था, उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। आ जाओ अब जैसे तो एरिस्टोक्रेट्स एंड मिडिल क्लास में 1815 तक कहानी पहुंच गई। अब कहानी आगे बढ़ गई अपनी कहां से, 1830 से 1830 से 1848। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को कहा जाएगा एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक बार शेर के मुंह में, शेर की दाढ़ में खून लग जाता है ना, तो वो शेर फिर शांत नहीं बैठता है। एक बार अगर शेर के मुंह खून लग गया तो वो शेर आदमखोर हो जाता है, फिर उस शेर को और जाने लेना पड़ती है। तो वैसे ही क्या होता है कि लोगों को चस्का लग गया था आजादी का। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को यह समझ में आ गया था लिबर्टी क्या होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को समझ में आ गया था मॉडर्न चेंजेस क्या होते हैं। अब लेकिन ये कंजर्वेटिव्स जब फिर से पावर में आ गए, राइज ऑफ कंजर्वेटिव्स हो गया, तो ये कंट्रोल करना चाहते थे, ये लोगों को बांध के रखना चाहते थे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि चीजों को वो कर सकते हो, दबा सकते हो, डरा सकते हो, धमका सकते हो। तो बोलते ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो यहां पे सत्य परेशान हो रहा था। कंजर्वेटिव्स ने वापस से अपने काले बादल क्या बोल सकते हैं, छा गए थे कंजर्वेटिज्म के, और उन्होंने पकड़ के रखा था, कंट्रोल करके रखा था। लेकिन उन्होंने पकड़ के रखा था, कंट्रोल करके रखा था। लेकिन होता क्या अल्टीमेटली, आपको अल्टीमेटली देखने को मिलता है कि जो लोग थे वो लोग रुकने वाले नहीं थे। तो लोगों ने रेवोल्यूशन के लिए आवाज उठाई, और वो जो 1815 के बाद वापस से ये कंजर्वेटिव्स हारना चालू होंगे ना, तो कंजर्वेटिव 1830 से हारना चालू होंगे। लेकिन अब इस बीच में क्या हो रहा है, जैसे अपने देखा कि मिडिल क्लास के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, तो ऐसे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने बताया ना आइडियोलॉजीज इमर्ज हो रही थी। तो एक आइडियोलॉजी इमर्ज हो रही थी रेवोल्यूशनरीज की। अब जब कंजर्वेटिव्स पावर में आए ना, तो कंजर्वेटिव्स ने लोगों को डराया धमकाया। तो नेशनलिस्ट लोग जो थे, लिबरल लोग जो थे, वो चुपचाप मिल गए, चुप 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 बहुत मारेंगे ये लोग। लेकिन कुछ लोग आजादी के परवाने होते हैं, वो रुकने वालों में से नहीं थे, तो वो रेवोल्यूशनरीज कहलाए, जिन्होंने क्रांतिकारी बनकर आवाज उठाई। और वन सच रेवोल्यूशनरी वाज गुजिपी मजीनी। गुजिपी मजीनी एक व्यक्ति था जिसने रेवोल्यूशन में आवाज उठाई। ठीक है, गुजिपी मजीनी का एक स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे नाम और स्टेटमेंट ध्यान रखते चलना। जैसे जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ वियना को लीड करने वाला व्यक्ति कौन था पता है? ट्रीटी ऑफ वियना को लीड करने वाला व्यक्ति था आपका क्या बोल सकते हैं, उसका नाम क्या था? ड्यूक मेटरनिक, जिसने उस मीटिंग को हेड किया था। ठीक है, वैसे ही जो रेवोल्यूशनरीज थे, तो रेवोल्यूशनरीज में एक प्रोमिनेंट फिगर कौन था? गुजिपी मजीनी, जिसने एक स्टेटमेंट दिया कि गॉड हैड इंटेंडेड अ नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और वो रेवोल्यूशनरी होते हुए इन कंजर्वेटिव्स को हटाना चाहते थे। ये बात फ्रॉम इटली, इटालियन यूनिफिकेशन में भी उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और इसीलिए जो कंजर्वेटिव्स थे वो गुजिपी मजीनी से, एक रेवोल्यूशनरी से डरते थे। ठीक है, इनफैक्ट ड्यूक मेटरनिक जो वो था ना ऑस्ट्रिया का राजा जिसने मीटिंग को हेड किया था, ड्यूक मेटरनिक का एक स्टेटमेंट था क्या? ही कंसीडर्ड मजीनी एज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर। ये एक एक स्टेटमेंट जो इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसके लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरीज हो गए। अब रेवोल्यूशनरीज के बाद में अगर आगे बढ़े अपन, तो ये रेवोल्यूशनरीज हो गए। अब रेवोल्यूशनरीज के साथ साथ में पैरेलल में और भी बहुत सारे लोग थे जो क्या थे, जो बदलाव चाह रहे थे और उनकी अलग सोच थी, आइडियोलॉजी थी। तो ऐसे ही रेवोल्यूशनरी के पैरेलल में एक और ग्रुप जो था वो किसका था? रोमांटिसिज्म का, रोमांटिसिस्ट। देखो, जो लिबरलिज्म में विश्वास रखेगा उसको लिबरल बोलेंगे, जो रेवोल्यूशन में विश्वास रखेगा उसको रेवोल्यूशनरी बोलेंगे। जो रोमांटिसिज्म में ला 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 मत करें, वैलेंटाइन वीक बना दूंगा तेरा। यहां पे रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है पता है? यहां पे रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, एक आइडियोलॉजी समझा रहा हूं मैं, कहानी चल रही है और आइडियोलॉजी बताते चल रहा हूं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था यूरोप में कि लड़ भिड़ के मारकाट मचा के देश देश नहीं बनते हैं। अगर आपको देश बनाना है तो आप फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे फोकस करो। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर एक जर्मन नेशनलिस्ट थे, जिनका यह मानना था कि ट्रू जर्मन नेशन जो है ना, वो लोगों के अंदर है, उनकी लोगों की कहानियों में, लोगों के भाव में, लोगों के विचारों में है।
आपको अगर जर्मनी बनाना है तो लोगों के जर्मनी बनाना है तो जर्मन बोलने वाले लोगों को एक साथ ले आओ, ठीक है। जैसे जैसे दूसरा देखेंगे तो जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर कब्जा करा था तो पोलैंड के लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अपने आप को आपस में जोड़े रखने के लिए, ठीक है। वो कॉमन पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो लैंग्वेज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को एकजुट करने में। ये रोमांटिसिज्म है। जब आप क्या कर रहे हो, आप जब आप फीलिंग्स का, इमोशंस का, कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे पोलैंड में नेशनलिज्म की फीलिंग को जिंदा रखने के लिए जो डांस था पोलेनीज, उस डांस का इस्तेमाल किया गया। ओपेरा म्यूजिक, मजरूका वगैरह, इनका इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों के अंदर वो विचार जिंदे रखा जाए। जैसे यहां पे बताया गया है कि चर्च वगैरह में क्या होता था, जब रशियन ऑक्यूपेशन हो गया था ना पोलैंड के ऊपर, तो वो बोलते थे वहां के फादर वगैरह से, प्रीस्ट वगैरह से कि रशियन लैंग्वेज में प्रीचिंग दो। तो वहां के जो फादर वगैरह होते थे वो पॉलिश लैंग्वेज में प्रीचिंग करते थे, संदेश सुनाते थे, और इस कारण से बहुत सारे लोगों को जेल भी पहुंचाया गया। लेकिन दे यूज लैंग्वेज एज अ मीन्स टू शो देयर स्ट्रगल। तो रोमांटिसिज्म, ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो आइडियोलॉजी, तो जैसे कंजर्वेटिज्म जो थे तो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में रेवोल्यूशनरीज ने आवाज उठाई। रोमांटिसिज्म एंड द नेशनल फीलिंग, तो रोमांटिसिज्म में वही रोमांटिक इमेजिनेशन पे जिसने फोकस किया, मतलब कि कैसे हम कल्चर की मदद से, क्या है रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब, और कुछ इमेजिन नहीं करना मेरे दोस्त, कल्चर की मदद से कैसे आप देश को देश बना सकते हो, ठीक है। ये आइडियोलॉजी चल रही है। अब अगर हम वही स्टोरी पे आए तो स्टोरी क्या है, देखो 1815 से कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए। 15 साल तो इनके पांचों उंगलियां घी में थी, क्या मजे कर रहे हैं, वापस पावर में आ गए, अपने दादा परदादा टाइप हो गए। लेकिन फिर क्या होता है, 1830 से फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं। और रेवोल्यूशन कौन लीड करेगा, तो जब क्लास में अगर बदमाशी हमेशा से एक बच्चा करते आया है, तो कल को अगर फिर बदमाशी होगी तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा, उसी बच्चे को। ऑब्वियस है, और खुरापाती आइडिया उसी बच्चे के दिमाग में आया होगा। तो वो बच्चा कौन है यहाँ पे पता है, वो बच्चा है फ्रांस। तो जैसे फ्रांस ने उधर रेवोल्यूशन शुरू किया था, वापस जो एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड था, वहां पे भी फ्रांस ही रेवोल्यूशन शुरू करता है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में आप जैसे देखोगे तो क्या होता है एज ऑफ रेवोल्यूशन में, ठीक है, PRAB पर्ब नेशंस का लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में भी अगेन वही होता है कि 1830 में फ्रांस में जो बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था ना, ध्यान है यहां मैंने लिखा है कि क्या बोलते हैं, किधर गया, हाँ, बॉर्बन डायनेस्टी जो है, ये बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। तो जिस बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था कंजर्वेटिव्स ने, उसी बॉर्बन डायनेस्टी के राजा लुई फिलिप को क्या करा, फ्रांस की जनता ने बोला सुन मेरी बात, तेरे परिवार के व्यक्ति को हमने मार मार के भगाया था लुई 16 को, तेरी भी वही हालत कर देंगे, तो चुपचाप जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर ले। तो 1830 में फ्रांस के लोगों ने रेवोल्यूशन शो किया, और उस रेवोल्यूशन के चलते जो राजा बैठा था 1815 में पावर में, ट्रीटी ऑफ वियना के चलते, उसी राजा को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, बोलते हैं मारेंगे पीटेंगे नहीं, डरे मत, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना बस। तो मोनार्की रही, राजा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया कि राजा रहेगा, लेकिन राजा क्या रहेगा, राजा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। अब क्या होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है मेरे दोस्त। तो वही फ्रांस के जस्ट बाजू में, फ्रांस के जस्ट बाजू में बेल्जियम है। तो उसी बेल्जियम में 1830 में फिर क्या होता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर जो अपन ने सिविक्स में पावर शेयरिंग में बेल्जियम पढ़ा ना, तो बेल्जियम 1830 में बना, उसके पहले तक वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था। तो नीदरलैंड से अलग होके बेल्जियम ने अपने आप को बेल्जियम बना लिया, बेल्जियम वॉफल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बेल्जियम का जन्म हुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो सब फटाफट से बेल्जियम को हैप्पी बर्थडे विश कर दो, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से फ्री होकर बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, ठीक, 1830 में। वही तो इसी के चलते क्या ना, जो ड्यूक मेटरनी के चाचा जो है बहुत बोलते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने यहां पे भी दिया कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब अच्छी, एक बार फ्रांस को छींक आएगी ना, तो छींक का प्रभाव ये पड़ेगा कि पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाएगी। ये मुहावरे के थ्रू ये बोलना चाहते हैं कि फ्रांस में उथल पुथल होगी ना, तो उससे सबको मजा आएगा, मतलब वो कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और उसी के चलते क्या है, बाजू में जो किंगडम थी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, वहां से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम आजाद हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप देखोगे तो एक लंबा संघर्ष चल रहा था, किसके लिए, ग्रीस के लिए भी। तो अल्टीमेटली 1832 आते आते क्या होता है, ग्रीस जो है ना, तो ग्रीस क्या है ना, ग्रीस एक ऐसा कंट्री था जिसको कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन माना जाता है, कि यूरोप की सिविलाइजेशन यहीं से शुरू हुई है। लेकिन अफसोस की बात कि उस समय पे ग्रीस के ऊपर मुस्लिम एम्पायर, मतलब क्रिश्चियनिटी वहां से शुरू हुई थी ग्रीस से, लेकिन उस समय पे ग्रीस के ऊपर किसका कब्जा हो गया था, मुस्लिम्स का, ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर ध्यान रखना, अभी आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो उस ऑटोमन एम्पायर को भगाने के लिए, और ग्रीस को आजाद करवाने के लिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जा रही थी।
उस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का परिणाम क्या हुआ? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का परिणाम यह हुआ कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज होता है, एक फ्री कंट्री, एक आजाद देश बन के निकल के बाहर आता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की जाती है। मैं सारे नाम क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठते जाए कि क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रहे कि कौन सा टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है और ग्रीस जो है, ठीक है, तो ग्रीक जो एक कंट्री था, ग्रीक कह लो, ग्रीस कह लो, जैसे इंडिया कह लो, इंडियंस कह लो ना, तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है और ग्रीस आजाद हो जाता है। फिर क्या है, ये एज ऑफ रेवोल्यूशन है, निरंतर चल रहे हैं रेवोल्यूशन। फिर उसी के चलते जैसे अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि फ्रांस अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, उस फ्रांस में अब क्या होता है ना, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट वाली स्थिति बनती है। मतलब कि राजा तो है, राजा को कॉन्स्टिट्यूशन पहना दिया 1830 में, 18 साल हो जाते हैं, तो वही लुई फिलिप बैठा रहता, लेकिन उनके देश में क्या हो रहा था फ्रांस में कि लोग शहर से गांव से शहर आ रहे थे, शहर में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, खाने की कमी थी, लोग बेरोजगार थे, ठीक है। और इस देयर वाज द स्टेट ऑफ पॉपुलिज्म, लोग गरीब महसूस कर रहे थे, इंडस्ट्रियल आउटपुट था नहीं उतना, लोगों को काम था नहीं, तो और फसल वगैरह खराब हो गई। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते ना लोगों का माथा ठनका, लोगों ने बोला कि अरे यार ये सब राजा के कारण हो रहा है, ठीक है। तो जो हंगर थी, हार्डशिप थी, लोग जो फेस कर रहे थे हार्डशिप, उसके चलते लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। और उस हंगर हार्डशिप का इंपैक्ट ये हुआ कि जब लोग रिवॉल्ट करते हैं तो उस रिवॉल्ट के चलते, जब लोग रिवॉल्ट करते हैं तो उस रिवॉल्ट के चलते क्या देखने को मिलता है आपको, उस रिवॉल्ट के चलते आपको देखने को मिलता है कि जो लुई फिलिप पहले राजा बना बैठा था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क 1830 में, वो लुई फिलिप को छोड़ के भागना पड़ता है फ्रांस, ठीक है। ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और उस दिन फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक बना लेता है। तो इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। और इस रेवोल्यूशन के बाद में क्या होता है, 1848 के रेवोल्यूशन के बाद में जो राजा पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन के बैठा था, अब उसको हटा के रिपब्लिक बना दिया फ्रांस को, कि अब आज से फ्रांस रिपब्लिक है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन होगा, लोगों को जॉब्स वगैरह दी गई, ये सब कुछ होता है। इसी के पहले आप देखोगे तो 1845 या 35 सिलिशिया जो है, तो आज जो पोलैंड है वहां पे एक जगह थी, तो वहां पे वीवर्स ने भी रिवॉल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। इसी के पैरेलल एक और चीज अगर जैसे देखोगे आप, तो रेवोल्यूशन तो चल ही रहे, इसी के पैरेलल एक और चीज देखोगे इसी के पैरेलल, तो क्या है कि 1848 में जब सभी जगह रिवॉल्ट हो रहे, तो जर्मनी में जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, ठीक है, मिडिल क्लास जर्मन जो थे, उनको ऐसा लगा कि सब रिवॉल्ट कर रहे हैं, हमें भी रिवॉल्ट करना चाहिए। तो जर्मनी में जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने देखा कि जर्मनी में भी उस समय तक जर्मनी था ही नहीं, उस समय प्रूशिया था, आज जो जर्मनी वो प्रूशिया कहलाता था। तो प्रूशिया में उन्होंने लगा कि यार हमारा राजा जो है, उस समय पर राजा था फ्रेडरिक विल्हेम IV, तो फ्रेडरिक विल्हेम IV हमारा राजा जो है किसी की नहीं सुनता है, और लोग पढ़े लिखे थे, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आ चुकी थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे देश में भी जो लोग हैं, ठीक है, हमारे देश में भी जो राजा है, उस राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना चाहिए काम, डेमोक्रेटिक राइट्स होना चाहिए लोगों के पास में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारे मिडिल क्लास जर्मन जो थे, लिबरल्स जो थे, इसे लिबरल रिवॉल्ट ऑफ मतलब ऐसे कह सकते हैं, मिडिल क्लास रिवॉल्ट ऑफ जर्मनी कहा जा सकता है, या फिर रिवॉल्ट बाय लिबरल्स कहा जाता है इन 1848। तो इन्होंने जब देखा कि फ्रांस में गरीब व्यक्ति रिवॉल्ट ला सकता है, अपने देश को रिपब्लिक बना सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे समझदार हैं, है ना, क्योंकि ये 1848 का रिवॉल्ट जो हुआ था फ्रांस में, इट वाज लेड बाय द पुअर पीपल, हंगर और हार्डशिप के चलते। तो इन लोगों ने भी क्या करा, एक मीटिंग बनाई बढ़िया, ऑल जर्मन नेशनल कांग्रेस बनाई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन लेके वो राजा के पास गए, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इकट्ठा होती है, और वो राजा फ्रेडरिक विलियम IV के सामने कॉन्स्टिट्यूशन देते, बोलते राजा बजा देंगे तेरा बाजा, ये लो ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हिसाब से देश चलेगा अब। लेकिन राजा जो था फ्रेडरिक विलियम IV, वो मना बोल देता है, बोलता चले जा, ठीक है, बहुत मारूंगा। तो राजा क्या करता है, दूसरे और लोगों की मदद से, आर्मी वगैरह की मदद से, मिडिल क्लास जर्मन जो थे उनके इस प्रयास को पानी में डाल देता है कि गई भैंस पानी में, गया रिवॉल्ट पानी में, वैसा वाला सिस्टम, ठीक है। तो दो लिबरल मिडिल क्लास के लोग वर नॉट एबल टू ब्रिंग द रिवॉल्ट, दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग द चेंज, लेकिन राजाओं को समझ में आ गया था कि हम बहुत लंबे समय तक रेवोल्यूशन रोक नहीं पाएंगे, एक ना एक दिन रेवोल्यूशन आके ही रहेगा। तो ये था पूरा एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर है? यस और नो बताओ जल्दी। तो अपन ने ये देख लिया एज ऑफ रेवोल्यूशन में फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, सब क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, क्लियर हो रहा ना, कहानी यहां तक समझ में आ गई। अब 1848 के बाद से क्या होगा हम देखेंगे, 1861 में, ठीक है, फिर 1871 में यूनिफिकेशन होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा, यूनिफिकेशन होगा। तो अब यूनिफिकेशन का काम चालू होगा भाई साहब।
ठीक है, देश यूनिफाई होंगे, यूनिफिकेशन। अभी तक कौन है, जनता लड़ रही थी, अब यूनिफिकेशन का काम खुद मोनार्क करेंगे, रूलिंग क्लास के लोग करेंगे। तो 1861 में जैसे क्या होता है, इटली का यूनिफिकेशन होता है, इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1871 में क्या होता है, 1871 में आप जैसे देखो तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगा, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगा। तो वैसे क्या होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन होगा। तो ब्रिटेन का अलग अलग पीरियड में है, जैसे 1707 में उसने अपने साथ में उसको जोड़ लिया, क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड को जोड़ लिया, फिर आयरलैंड को बाद में जोड़ लिया, ठीक है। तो अलग अलग टाइम में ब्रिटेन का यूनिफिकेशन ग्रेजुअल था और इनका यूनिफिकेशन लाड़ धड़ के मारपीट करके हुआ था। तो अब जो मैं तुम्हें टॉपिक बताने वाला हूं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, इस पे भी तुम लगा लो क्या, चांद सितारे फूल और शबनम। क्यों? क्योंकि ये जो मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जर्मनी को प्रूशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले प्रूशियन एम्पायर रूल कर रहा था, जर्मनी तो बाद में बनेगा, जैसे अब बनेगा जर्मनी। बताई तुम्हें कि जर्मनी, इटली, जर्मनी और फिर ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो अब देखो क्या है, जर्मनी की सबसे पहले यूनिफिकेशन पढ़ते हैं अपन। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें कि जर्मन यूनिफिकेशन, कहानी सुनो जरा फटाफट। जर्मन यूनिफिकेशन की जो जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी किसने ली पता है? अपने कंधों पे। जर्मन यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी ली वहां के चीफ, मतलब राजा जो था, तो राजा लोग कुछ काम थोड़ी ना करते, राजा ने बोल दिया, चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क थे, ओटोवन बिस्मार्क को बोला जाओ जर्मनी को यूनिफाई कराओ। तो बिस्मार्क ने 7 सालों तक 3 देशों को हराया। तो 3 देश कौन थे जरा चैट में बताना, देखूं मैं कितना तुम्हें आता है। तो ही फॉट दी वॉर विद 3 नेशंस ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। सबको हराने के बाद में जो प्रूशियन एम्पायर था उसके अंदर थोड़ी थोड़ी टेरिटरी मिला के, ठीक है, टेरिटरी मिला के एक जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। और उस जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद में तिलक लगा के केसर विलियम वन जो था, विलियम वन, उसको राजा बनाया गया। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जर्मन यूनिफिकेशन वाज स्पॉन्सर्ड बाय द प्रिंसली हाउस ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो ऐसे करके पहले के यूनिफिकेशन में लोग आवाज उठा रहे थे, यहां पे खुद राजा ने क्या करा, यूनिफिकेशन पे फोकस करा, यूनिफिकेशन का प्रयास करा। तो इस तरह से जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब ये जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में अब ऑब्वियस है कि क्योंकि जो जर्मनी बना, तो जर्मनी में प्रूशिया डोमिनेटिंग था, तो वहां की बैंकिंग सिस्टम, वहां का लीगल सिस्टम, वहां की करेंसी, सब में प्रूशिया ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। इटालियन यूनिफिकेशन में क्या होता है कि इटली के यूनिफिकेशन में बढ़िया मजा आएगा। 4 कैरेक्टर ध्यान रखना है। एक कैरेक्टर तो वो था गुजिपी मजीदी, ध्यान आ रहा है, जिसने प्रयास किया था, एक रेवोल्यूशनरी थे ना, जिन्होंने प्रयास किया था टू यूनिफाई इटली, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं, उन्हें सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाई, बट ही वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। तो गुजिपी मजीदी के फेलियर के बाद में वहां का जो राजा था विक्टर इमैनुअल टू ने प्रयास किया कि लेट अस यूनिफाई जर्मनी, ठीक है, जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, और सॉरी इटली को यूनिफाई किया जाए। तो राजा होता है, तो राजा ने क्या कर दिया, चीफ मिनिस्टर कैवियर जो थे, तो कैवियर को जिम्मेदारी दी। और कैवियर बड़ा समझदार आदमी था, उसके फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, ही वाज अ वेरी टैक्टफुल डिप्लोमेट। तो इटली के यूनिफिकेशन में ध्यान रखना, इटालियन यूनिफिकेशन में क्या कहानी थी कि इटली जो था ना, तो इटली ऐसा था, जैसे ये इटली है मान लो, हाँ इटली है, और कुछ मत समझना, ठीक है। तो इटली में ये जो सार्दिनिया पिडीमोंट वाला रीजन था, यही सिर्फ राजा के पास था, बाकी नॉर्थ वाला पार्ट ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास था, तो इसको आजाद करवाया कैवियर ने। साउथ वाला पार्ट जो था किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के पास था, तो इसको आजाद करवाने का काम किसने किया? इसको आजाद करवाने का काम किया क्या बोलते हैं, एक मिलिट्री लीडर, एक आर्मी सोल्जर थे उनके, गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी ने पीजेंट्स वगैरह की मदद से, गुजिपी गैरिबाल्डी, उनने साउथ वाला पार्ट आजाद करवाया। सेंटर वाला पार्ट पोप के पास था, तो जब आजू बाजू मार पड़ रही थी, तो उन्होंने, पेपल स्टेट ने खुद ही बोल दिया कि हम इटली, वी आर ऑल्सो इटली। तो इस तरह से कैवियर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल और गुजिपी मजीनी, इन सबके प्रयास से अल्टीमेटली क्या होता है, 1861 तक इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में वहां का जो राजा था विक्टर इमैनुअल टू, उसको तिलक लगा के 10 रुपए दिए जाते कि ले बेटा राजा तुम बन गए अब, ठीक है, ये हो गया। तो ये हुआ। फिर ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, अपनी कहानी यहां तक पहुंच गई है 1871 तक। ब्रिटेन तो 1801 में ही बन के कंप्लीट हो गया था ना, तो ये इतना ध्यान रखना है तुम्हें। अब इसके बाद में कहानी में और क्या है, तो 1871 के बाद क्या होता है ना बाबू, इसके बाद में आगे भी कहानी चलेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में। तो यहां पे क्या है, बाल्कन वाला स्टोरी, अब ये एक दिन में नहीं हुई है, बाल्कन एंड वर्ल्ड वॉर 1, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। बाल्कन के बीच में जो कंफ्लिक्ट है, बाल्कन क्या है, ये सारा सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में अब, ठीक है। तो ये अपन ने देखो, जर्मनी इटली कर लिया, ये कर लिया,
दो टॉपिक बचे रहे अपने, विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो अब देखो ये सारे देश लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मारकाट मचा रहे हैं। तो ये देश लड़के तो आजाद हो ही रहे, लेकिन उनको वही वाली बात है, जैसे फ्रांस ने क्या क्या अलग अलग स्टेप्स लिए थे टू क्रिएट द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो वैसे ही देश को देश बनाने के लिए, देश की भावना जगाने के लिए क्या है, एलेगरी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था। एलेगरी कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखते हो ना, हमारे देश में हम क्या करते हैं, भारत माता बोलते हैं। तो भारत माता एक्चुअली में कोई भारत माता है नहीं, कोई महिला नहीं है कि जो भारत माता रही होगी, लेकिन वो हमारे भाव है ना, वो हमारे भाव है। तो वैसे ही जर्मनी ने, जब जर्मनी लड़ाई लड़ रहा था, तो उन्होंने एक जर्मेनिया, एक फीमेल फिगर को पोर्ट्रे किया है एज द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। समझ में आया? और एक क्वेश्चन आते हैं इन पे, फ्रांस ने जैसे अपनी लड़ाई के टाइम पीरियड में एक फीमेल फिगर, एक एलेगरी बनाई, जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, मैरियन। ठीक है, तो ऐसे फीमेल फिगर्स को उन्होंने क्या किया है, कंट्री को विजुअलाइज करने के लिए एलेगरीज बनाई। एलेगरीज क्या है कि जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म दे देते हो टू एसोसिएट एनी क्वालिटी, नेशनलिज्म की क्वालिटी हो सकती है, प्राउड की क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बनता भी है, मैं एचपीटी में तुम्हें बताऊंगा इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो एलेगरी वाला टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन में, और लास्ट में वापस वही क्रोनोलॉजी में अगर आ जाएंगे हम, तो उस क्रोनोलॉजी में आपको नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म देखने को मिलता है। अब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म को समझने का एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अपने बच्चों से प्यार है, वो नेशनलिज्म है, लेकिन हमें अपने खुद के बच्चों से इतना प्यार है, जब पेरेंट्स ये बोलने लगे कि नहीं मुझे तो मेरे ही बच्चे से प्यार है बहुत ज्यादा, दूसरों के बच्चे जो है तो दूसरे बच्चे चाटा लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है ना, वो इंपीरियलिज्म हो जाता है। समझ में आया? वो इंपीरियलिज्म कहलाएगा जब आप क्या करते हो, सिर्फ आपके ही बच्चों को आप इंपॉर्टेंस दोगे, दूसरों के बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो उसको आप क्या कहोगे, इंपीरियलिज्म कहेंगे। जैसे मुझे मेरे देश से प्यार है, दैट इज नेशनलिज्म। ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटेन से प्यार था, दैट इज नेशनलिज्म। लेकिन जब वो क्या करते हैं ना, ये बोलते हैं कि सिर्फ ब्रिटेन ही अच्छा है, इंडिया को गुलाम बना लो, वो इंपीरियलिज्म था। सिंपल भाषा में समझा दिया। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, एक बार रिवाइज कर लो। क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, नेपोलियन ने इन्वेजन किया इटली में, 1796 में नेपोलियन वॉर बिगिन होती है, नेपोलियन हारता है। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। ग्रीक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 21 से चालू होती है, 1832 में जाके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है और आजादी मिलती है इनको, है ना, 1832 में इनको आजादी मिल जाती है। फिर कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरिन बनाई जाती है 1834 में। 32 में ये रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट स्टेट। स्लैव नेशनलिज्म ऑटोमन एम्पायर में 1850 से शुरू हो जाता है। विक्टर एमएनएल II को राजा बनाया जाता है 1861 में। 1861 में यूनिफिकेशन इटली का कंप्लीट होता है। केसर विलियम I राजा बनता है जर्मनी का 1871 में। जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है 1871 में ही। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में एक्ट ऑफ यूनियन जो है साइन होता है कब, एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है 1707 में। और आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कब करते हैं, आयरलैंड वाला पार्ट जो है, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड वाला पार्ट जो है, तो आयरलैंड वाला पार्ट कब कंप्लीट होता है, 1801 में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये कहानी थी इस पूरे के पूरे चैप्टर की, जो मुझे आपको सुनानी थी और मैंने सुना के कर दिए खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के हमारे सारे टास्क कंप्लीट होते हैं।